हाय गाइस, हम लोग की सीरीज चल रही है हाउ टू क्लियर यूएसए वीजा इंटरव्यू। उसके अंदर लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाई इज यूएसए वीजा इंटरव्यू सो इम्पोर्टेंट। अब उसके अंदर एक बात निकल के आई हमारी कि हमें जेन्युइन इंटेंशंस समझनी और समझानी बहुत जरूरी है, राइट। तो जेन्युइन इंटेंशंस में सबसे पहला जो हमारा पॉइंट निकल के आया वो ये था कि हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ यूएसए वीजास कौन से हैं, ताकि हमें ये पता हो कि जिस कैटेगरी में हम अप्लाई कर रहे हैं उस कैटेगरी को हम जस्टिफाई कर पाए इन यूएसए वीजा इंटरव्यू, राइट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ यूएसए वीजास, राइट। तो सबसे पहले जो सबसे फेमस इस टाइम पे वीजा है जिसमें सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस डलती हैं यूएसए के लिए, उसको बोला जाता है B1 B2। ये है एक विजिटर वीजा की कैटेगरी, ठीक है। पर्पस क्या है वापस से समझ लीजिए। मान लीजिए आपको टूरिज्म लेजर के लिए या फिर बिजनेस के लिए आपको यूएसए अगर जाना है तो आप B1 B2 विजिटर वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसके रिक्वायरमेंट्स जो है आपको सर बताएंगे। रिक्वायरमेंट बहुत ही सिंपल है। वैलिड वीजा, आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। सेकंड, नॉन इमिग्रेंट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म DS1। नॉन इमिग्रेंट वो होते हैं जो परमानेंट नहीं, किसी टेम्परेरी बेसिस पर यूएसए जाते हैं, वो नॉन इमिग्रेंट कहलाते हैं। एप्लीकेशन फी पेमेंट, देन उसके बाद एविडेंस ऑफ टाइज टू द होम कंट्रीज, देन proof of financial ability to cover expenses। उसके बाद for B1 business related documentations। अब आपको एक एक पॉइंट हम वापस से पूरा समझाते हैं। तो सबसे पहले पर्पस शायद सबको क्लियर हो गया होगा कि अगर आप बिजनेस के लिए या फिर टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, बिजनेस का मतलब है B1 और टूरिज्म का मतलब है B2। तो ये दोनों कैटेगरी विजिटर वीजा है, इसको कहते हैं हम B1/B2। तो आपका पर्पस क्या होना चाहिए अगर आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं कि या तो आप वहाँ पे घूमने के लिए जा रहे हैं, टूरिज्म के लिए, लेजर के लिए, तो मेरे को घूमने जाना है, मैं बहुत सारी कंट्रीज में घूमने जाता हूँ, मुझे यूएसए भी घूमने का मन है, एक्सप्लोर करने का मन है, इसलिए मैं वहां पे जा रहा हूँ। या फिर आप ये कहेंगे कि मेरा कोई ना कोई बिजनेस एस्पेक्ट है, मैं यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरा एक बिजनेस है, मुझे वहां पे एक बिजनेस के काम से जाना है, मेरे पास एक इन्विटेशन आया हुआ है, मुझे एक मीट के लिए जाना है, मुझे एक बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए जाना है, सेमिनार के लिए जाना है, ऐसी चीजों के लिए हम कहेंगे कि ये आपका बिजनेस विजिट रहेगा। तो B1 B2 विजिटर वीजा हमारे ये दो पर्पस के लिए फिल किया जाता है, ठीक है। अब वापस से हम आते हैं रिक्वायरमेंट्स के लिए। जैसा सर ने बताया सिंपल रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट्स बहुत सिंपल है, इंटेंशंस जेन्युइन होनी बहुत जरूरी है। तो वैलिड पासपोर्ट बताया सर ने, सबके पास वैलिड पासपोर्ट। वैलिड पासपोर्ट का क्या मतलब है कि आपके पास 6 महीने से ज्यादा की वैलिडिटी का पासपोर्ट होना चाहिए। आपके पासपोर्ट का अगर वैलिडिटी 6 महीने से कम है, दैट मीन्स आप इस टाइम पे अपना पासपोर्ट रिन्यू कराइए और उसके बाद आप ये वाला फॉर्म फिल कीजिए। नेक्स्ट, जैसा सर ने आपको बताया नॉन इमिग्रेंट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म दो तरीके के होते हैं, एक होता है नॉन इमिग्रेंट, एक होता है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब है कि आप एक कंट्री में परमानेंटली अब जाना चाहते हैं यूएसए में, तब आप इमिग्रेंट वाला फॉर्म भरेंगे। जब आप किसी भी टेम्परेरी बेसिस पे जाना चाहते हैं तो आप नॉन इमिग्रेंट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो जब भी हम नॉन इमिग्रेंट की बात करेंगे दैट मीन्स हम टेम्परेरी बेसिस पे यूएसए जाना चाहते हैं और हम उस तरीके के वीजा की बात कर रहे हैं। और जब हम इमिग्रेंट फॉर्म की बात करेंगे इसका मतलब हम परमानेंटली यूएसए में सेटल होना चाहते हैं और हम उस फॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा, हम अगर टेम्परेरी बेसिस पे जाना चाहते हैं दैट मीन्स यहाँ पे वापस आने का हमारे पास बहुत मेजर मोटिव होना चाहिए। तो मोटिव होने के लिए हमें अपने यहाँ पे जो हमारे टाइज, होम कंट्री में हमारे टाइज हैं, मतलब हमारी प्रॉपर्टी हो सकती है, हमारी जॉब हो सकती है, हमारी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी फैमिली यहाँ पे, हमारे एसेट्स, ये सारी चीजों के हमें एविडेंस यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सर ने जो बताया प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल एबिलिटी। अब आप मान लीजिए यूएसए में जाना चाहते हैं टूरिज्म के लिए। अब यूएसए बहुत महंगी कंट्री है, अगर आप टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं तो आप जाएंगे, फ्लाइट से आएंगे, जाएंगे वहाँ पे होटल्स में रहेंगे, अलग अलग सिटीज में ट्रैवल करेंगे, तो आपका काफी मेजर एक सारा खर्चा होने वाला है, राइट। तो उस खर्चे को कवर करने के लिए आपके पास अकाउंट में पैसा होना चाहिए, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वो आपको दिखाना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ आपकी आईटीआर, आपके बैंक में बैलेंस, ये सारी चीजें आपको दिखानी पड़ती हैं। उसके बाद अगर आप मान लीजिए किसी बिजनेस वीजा के लिए जा रहे हैं तो आपको किसने इनवाइट किया, क्यों जा रहे हैं, उसके रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें दिखाने पड़ेंगे। तो ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी एंड मोस्ट
पॉपुलर कैटेगरी हम इसी को कहेंगे B1 B2 विजिटर वीजा कैटेगरी, राइट। तो अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जाएंगे जो है हमारी अगेन एक और बहुत पॉपुलर कैटेगरी, वो है F1 दैट इज स्टूडेंट वीजा। इसका पर्पस मैं आपको समझाता हूँ। जब आप स्टूडेंट वीजा F1 की बात करते हैं दैट मीन्स आप किसी ना किसी अकेडमिक फुल टाइम अकेडमिक या फिर लैंग्वेज स्टूडेंट के लिए बन के आप वहां पे जाना चाहते हैं। आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, वहां पे फुल टाइम होनी चाहिए, या फिर आप कोई लैंग्वेज का कोर्स करने जाना चाहते हैं, वो भी आपका इसी कैटेगरी के अंदर लाई करेगा F1 स्टूडेंट वीजा। अब इसकी रिक्वायरमेंट सभी सर समझाएंगे। फॉर्म I-20 है फ्रॉम द US एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा नॉन इमिग्रेंट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म DS-160, जैसा उसमें 160 चलता था, इसमें भी 160, क्योंकि ये भी नॉन इमिग्रेंट है। उसके बाद सेविज स्टूडेंट्स एंड एक्सचेंज विजिटर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम सेविज फी पेमेंट, इसका पेमेंट का आपको करना है। देन वैलिड पासपोर्ट एज वी टोल्ड इन द अर्लियर कैटेगरी आल्सो 6 मंथ्स वैलिडिटी के साथ। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, ये भी हमने पहले भी बताया, सेम हियर आल्सो। थोड़ा सा एक पॉइंट को हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे। जो फॉर्म I-20 की हम बात कर रहे हैं यूएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अब उसका क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आपको यूएसए की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ेगा। वंस यू हैव द ऑफर लेटर, फिर एक I-20 रिक्वेस्ट फॉर्म जाता है, ठीक है। आप I-20 रिक्वेस्ट फॉर्म यूनिवर्सिटी को भेजेंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको I-20 एक इशू करके देती है। जब रिक्वेस्ट फॉर्म भेजेंगे उसी में आपको अपने फाइनेंशियल सपोर्ट उसी रिक्वेस्ट फॉर्म में भेजनी पड़ती है। उसमें आपको यूनिवर्सिटी को दिखाना पड़ेगा कि आप यूएसए में इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने आ रहे हैं, तो आपके पास फीस का पैसा है, आपके पास रहने खाने का पैसा है, ताकि वहां पे आप परेशान ना हो, बोर्डिंग लॉजिंग आप कर सकें। तो आपके अकाउंट में वो मीन्स ऑफ सपोर्ट या फिर लोन के थ्रू जैसे भी आप दिखाना चाहें सपोर्ट दिखाना पड़ता है। तो जब आप वो दोनों चीजें दिखाते हैं तो रिक्वेस्ट फॉर्म जाता है यूनिवर्सिटी पे, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं और फिर वो एक I-20 इशू करके देते हैं, जिसके बेसिस पे आप DS-160 फॉर्म फिल करते हैं, सर्विस फी पे करते हैं, एंड देन यू टेक एन अपॉइंटमेंट फॉर द यूएसए वीजा एंटर। तो ये हमारी अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी। दो ही हमारी कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट है आज की डेट में फॉर पीपल गोइंग टू यूएसए फ्रॉम इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज, B1 B2 and F1 which is student visa, right? You can also call it study visa. Study visa, of course. तो अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करेंगे जो अगेन बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, पर अब धीरे धीरे पॉपुलैरिटी गेन कर रही है। तो वो हमारा होता है J1 एक्सचेंज विजिटर वीजा। अब J1 एक्सचेंज विजिटर वीजा का मतलब क्या है, इसका पर्पस क्या है, एजुकेशनल एंड कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स। अगर आपने पढ़ा हो J1 के बारे में, या थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। बहुत सारे आजकल होटल्स हैं यूएसए में जो बच्चों को इंटर्नशिप पे बुला जी, राइट। तो जब बच्चा किसी इंटर्नशिप पे जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे J1 कैटेगरी के अंदर जाना है। ये वीजा जो है 1 साल का ही होता है सर सिर्फ, और बच्चा यहाँ से जा सकता है। यूजुअली कॉन्सेप्ट ही होता है एक्सचेंज का, मतलब कि यहाँ से कोई बच्चा जाए और वहां से बच्चा यहाँ पे आए, नासा में जैसे कोई एजुकेशन के लिए कोई भी चीज है। पर यूजुअली यहाँ से जाते बच्चे ज्यादा हैं, वहां से कम लोग आते हैं। पर अगेन कैटेगरी हमारी J1 की ही होती है, जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि अगर आपको इंटर्नशिप करने जाना है, स्टूडेंट एक्सचेंज में जाना है, तो आपका J1 कैटेगरी है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स इसकी सर बताइए। सर DS-2019 फॉर्म जो है फ्रॉम द प्रोग्राम स्पॉन्सर। सेकंड, नॉन इमिग्रेंट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म DS-160, ये अगेन फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी की तरह ये भी सेम, एंड सर्विस फी पेमेंट एंड वैलिड पासपोर्ट और प्रूफ ऑफ टाइज टू द होम कंट्री, ये भी आपकी रिक्वायरमेंट। तीनों चीजें तीनों कैटेगरीज में सेम टू सेम चल रही हैं। अब इसमें वापस से हम थोड़ा सा जो फर्स्ट पॉइंट है उसको हाईलाइट करके समझा देते हैं आपको। ये DS-2019 ये जो फॉर्म है ये आपका प्रोग्राम स्पॉन्सर। मान लीजिए आप किसी इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं, तो अगर किसी होटल में इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं तो जो होटल है वो आपको ये वाला फॉर्म देंगे, दे विल प्रोवाइड दिस फॉर्म। पर वो कब देंगे, पहले आपका एक इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होगा, इफ फाउंड सिलेक्टेड आपको एक ऑफर लेटर आएगा, ऑफर लेटर के बाद आप उसको एक्सेप्ट करोगे और उसके बाद आपको ये वाली चीजें दी जाएंगी, राइट। उसमें भी आप जब करेंगे तो आपको
एम्प्लॉयर को अपने, या हम स्पॉन्सर की बात करें, स्पॉन्सर को अपने पास एक होम कंट्री के टाइज के प्रूफ कहीं ना कहीं देने पड़ते हैं। इंटरव्यू के टाइम पे तो एग्जैक्टली इंटरव्यू के टाइम पे तो देने ही देने हैं, पर जब आप ये फॉर्म की बात करते हो, रिक्वेस्ट भेजते हो, तो उस टाइम पे भी आपको कहीं ना कहीं ये वाले प्रूफ देने पड़ते हैं कि मैं यहाँ पे ये पढ़ाई कर रहा था, मैं इसीलिए एक्सचेंज पे जाना चाह रहा हूँ, मैं वापस आके फिर से पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करूंगा, या फिर मैं इंटर्नशिप के लिए सीखने जाना चाहता हूँ ताकि जो मैंने सीखा यहाँ पे आके मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँ, राइट। तो वापस से समझते हैं, J1 जो है हमारा एक्सचेंज विजिटर वीजा है। पर्पज इसका एजुकेशनल एंड कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स है इसका पर्पज, और ये सारी जो अभी हमने डिस्कस करी ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जो सबसे मेजर हमारी 3 कैटेगरीज हैं, जिसमें ऑलमोस्ट हमारा 80% बच्चा इस टाइम पे लाइक करता है, बच्चे भी बड़े भी, वो ये वाली 3 कैटेगरीज हैं इस टाइम पे जिसमें लोग लाइक करते हैं। हम बाकी कैटेगरीज भी डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं। ये बाकी कैटेगरीज हम आप लोग को बता रहे हैं आपकी इंफॉर्मेशन और नॉलेज को गेन करने के लिए, ताकि आपको पता हो। यूजुअली बाकी सारी कैटेगरीज में जाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी H1B वर्क वीजा। नाम काफी सुना होगा, बहुत सारे अलग अलग रूल्स बदल जाते हैं, लोग वहां जाते हैं तो कहते हैं कि हमारा H1B वर्क वीजा हमारा एक्सपायर हो रहा है, हमारा एक्सटेंड नहीं हो रहा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीजा है किस कैटेगरी का? पढ़ाई के लिए। इसको बोलते हैं H1B, पढ़ाई नहीं सॉरी, वर्क के लिए। H1B वर्क वीजा ज्यादातर आईटी प्रोफेशनल्स जो वहां पे जाते हैं, बहुत सारे इंडिया से आईटी प्रोफेशनल्स गए हैं, वो अदर प्रोफेशनल्स इस कैटेगरी के वीजा पे। तो इसका बेसिकली हमारा पर्पस क्या है इस कैटेगरी का? स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज। बेसिकली आप किसी पर्टिकुलर डोमेन में आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है तो आप इस H1B वर्क वीजा के लिए एलिजिबल हो। रिक्वायरमेंट्स आपको सबसे पहली इसकी रिक्वायरमेंट है जॉब ऑफर फ्रॉम यूएस एम्प्लॉयर, जो भी आपको एम्प्लॉय करेगा उस एम्प्लॉयर का ऑफर। देन लेबर कंडीशन एप्लीकेशन LCA अप्रूवल भी चाहिए। देन नॉन इमिग्रेंट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म DS-116 इसमें भी चाहिए। देन वैलिड पासपोर्ट 6 मंथ वैलिडिटी के साथ। देखिए अब इसमें ध्यान से समझिएगा, इसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि आपको फाइनेंशियल मींस दिखाने। रीजन क्या है कि आप जो है आपके पास एक जॉब ऑफर आएगा जिसमें यू विल बी पेड, राइट, और आपके पास इस लेबर कंडीशन एप्लीकेशन LCA का अप्रूवल भी है। तो जब आपके पास इन दोनों चीजों, आपके पास ऑफर लेटर है और अप्रूवल है, दैट मींस उस टाइम पे आपको फंड्स दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पे आपके पास फंड्स आ रहे हैं। दे आर गोइंग टू पे यू फॉर द सर्विसेज व्हिच यू आर गोइंग टू ऑफर टू द कंपनी, राइट। तो ये हमारी एक कैटेगरी आती है H1B वर्क वीजा। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी पे जाते हैं। अगेन जो बहुत ज्यादा यहाँ पे यूजफुल नहीं है, पर एक ऐसी कैटेगरी है जो एग्जिस्ट करती है जी। सो दिस इज L1 इंट्रा कंपनी ट्रांसफर वीजा। तो बेसिकली इंट्रा कंपनी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो MNC में जॉब करते हैं। अब उस कंपनी का एक ब्रांच यहाँ पे भी है, एक ब्रांच USA में भी है, या फिर हम ये बात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम वापस से समझते हैं, इंटर कंपनी और इंट्रा कंपनी में भी वर्ड में समझना बहुत जरूरी है। इंट्रा कंपनी का क्या मतलब है? सेम। इंटर कंपनी का मतलब है एक से दूसरा। तो जब हम L1 की बात करते हैं इंट्रा कंपनी, इसका मतलब है सेम कंपनी की ब्रांच, वो यहाँ पे भी है वो वहां पे भी है। तो जो कंपनी का एम्प्लॉय है वो आज इस कंपनी में फॉर एग्जांपल, तो वो इसी कंपनी की दूसरी ब्रांच में USA जा रहा है, राइट। तो इसके लिए हमारे पास एम्प्लॉयमेंट विद क्वालिफाइंग मल्टीनेशनल कंपनी, ये बहुत जरूरी चीज है। नॉन इमिग्रेंट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म DS-160 एंड वैलिड पासपोर्ट। तो इसमें ये समझिए हमें ऑफर लेटर नहीं चाहिए। रीजन क्या है? हमारे पास बहुत सारी कंपनीज हैं अलग अलग जिनको USA ने अपनी लिस्ट में डाल रखा है कि ये हमारी क्वालिफाइड MNCs हैं जिसमें हम ये वाले वीजा की कैटेगरी में वीजा देंगे। तो अगर आपकी कंपनी उस कैटेगरी में लाइक करती है तो वहां पे आपकी एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, ये सबसे जरूरी चीज है। उसके बाद बस आपको DS-160 भरना है अपना, और आपको आपके पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। यूजुअली ये वाला जो टाइप ऑफ वीजा है, ये जिस कंपनी में आप हैं, आपकी कंपनी ही इस पूरे काम को प्रोसेस करती है, खुद नहीं करना पड़ता, आपको ज्यादा इसमें हेडेक नहीं लेनी पड़ती, खुद नहीं करना पड़ता। तो ये वाला काम आपकी कंपनी खुद ही कर देती है। इसीलिए ये वाला जो कैटेगरी है बहुत ज्यादा वाइडली इसको आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा जी। अब सर ये एक O1 है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी वीजा। ये एक बहुत ही
छोटी सी ब्रांच है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप टैलेंटेड, अगर आपको लगता है कि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड हैं और आप वहां पे जाकर अपने टैलेंट को और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ये वाली कैटेगरी का शोकेस करना है। एग्जैक्टली, तो ये वाली कैटेगरी में प्लीज अप्लाई कर सकते हैं आप। इसमें आप पर्पस समझिए, इंडिविजुअल्स विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी और अचीवमेंट इन देयर फील्ड, राइट। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या कहेंगे? एविडेंस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी, किसी भी तरह के रिकॉर्ड्स आपके नाम पर हों या कुछ ऐसी चीजें। नॉन इमिग्रेंट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म DS-160, देन वैलिड पासपोर्ट, अगेन 6 months वैलिडिटी के साथ। एग्जैक्टली। नेक्स्ट हमारा आएगा फियांसे वीजा। मान लीजिए आपकी मैरिज हो रखी है किसी US सिटीजन से, तो उस टाइम पे आप K1 फियांसे वीजा पे जा सकते हैं। इसका क्या है? इंटेंडेड फॉर द फियांसे ऑफ अ US सिटीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका जो फियांसे है वो US के सिटीजन होने कंपलसरी है, तब आप इस कैटेगरी में लाई करेंगे। रिक्वायरमेंट US सिटीजन प्रैक्टिशनर, petitioner and proof of genuine relationship. The relationship between the couple should be genuine. Right. Non-immigrant visa application form DS-160 and valid passport. ठीक है, तो ये हमारी नेक्स्ट कैटेगरी हो गई। अगेन ये इस कैटेगरी में बहुत छोटी सी कैटेगरी, बहुत कम लोग लाइक करते हैं, तो इसीलिए इतनी फेमस नहीं है ये। यू वीजा, अगेन ये वाली कैटेगरी अगेन बहुत ज्यादा नहीं है फेमस, क्योंकि इसमें आपको जस्टिफाई करना इज वेरी डिफिकल्ट इन ऑल दीस केसेस। तो ये इसका पर्पस क्या है? विक्टिम्स ऑफ सर्टेन क्राइम्स हु हैव सफर्ड मेंटल और फिजिकल एब्यूज। तो इसमें हमारे पास एक सर्टिफिकेशन होना बहुत जरूरी है फ्रॉम लॉ एंड एनफोर्समेंट कंफर्मिंग कोऑपरेशन, राइट। और अगेन आप नॉन इमिग्रेंट एप्लीकेशन फॉर्म और वैलिड पासपोर्ट। तो ये कैटेगरी बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, इसमें जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल होता है और हम इस पर बहुत ज्यादा एम्फसाइज भी नहीं करेंगे जी। नेक्स्ट कैटेगरी, अब एक बहुत ही सिस्टम चलता है यहाँ पे कि आप एक रूट है सर जिसको बोलते हैं डोंकी रूट। तो फिल्म भी आई थी, तो उसमें बड़ा फेमस है ये वाली कैटेगरी, जो कि एक बहुत ही गलत तरीके से एंट्री करवाते हैं। जबकि ये जो एक चीज है ये ऐसे लोगों के लिए बना गया है जो एक्चुअली सच में जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं अपनी होम कंट्री में, और जो दूसरी कंट्री में जाके अपने आप को एक सिक्योर जगह पे रखना चाहते हैं। तो लॉ ये कहता है कि अगर आप कहीं से आपको लगता है कि आप प्रोटेक्टेड नहीं है आपकी होम कंट्री में, तो हम आपको पनाह देंगे अपनी कंट्री में। तो इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन फॉर इंडिविजुअल्स फेसिंग परसिक्यूशन इन देयर होम कंट्री, राइट। तो ये बहुत जरूरी चीज है समझना। कई कंट्रीज में किसी तरह का टेररिज्म होता है, कई तरह की थ्रेट्स होती हैं, उनके कारण आप यहाँ से आप इलीगल तरीके से किसी अलग अलग कंट्रीज में घूमते घुमाते वहां तक पहुंचे और फिर आप ये कहें कि मुझे असाइलम लेना है, तो वो टेक्निकली और एथिकली इज रॉन्ग। इसलिए ये वाली चीज समझना बहुत जरूरी है कि आपको ये तभी अवेल करना चाहिए जब आप सच में आप उस थ्रेट के अंडर हैं, राइट। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इस वजह से अगर आप ऐसा करते हैं कि आप बार बार यहाँ से इंडिया से लोग जा रहे हैं और गलत पर्पस सबको बता रहे हैं, तो जिसका सच में ये पर्पस है उसको नहीं मिलेगा कुछ भी असाइलम और रिफ्यूजी स्टेटस, और बाकी लोग को मिल जाएगा, जो कि एथिकली उसके लिए मॉरली भी उस इंसान के लिए गलत है। रिक्वायरमेंट एज सच, asylum seekers apply after arriving in the US। ये यहाँ से नहीं करना, वहाँ पहुँचने के बाद आपने असाइलम सिर्फ तभी मिल सकता है जब आप यूएसए के अंदर हैं, ठीक है। उससे पहले आपको असाइलम। रिफ्यूजीज आर स्क्रीन अब्रॉड बिफोर एंट्री, तो स्क्रीनिंग भी होती है आपकी एंट्री से पहले। तो ये एक बहुत ही ऐसी कैटेगरी है जिसमें यहाँ से बहुत से लोग चले जाते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स उनको बोलते हैं, क्योंकि वो ऐसा पर्पस अपना बताते हैं जो कि प्रोटेक्शन है अपनी होम कंट्री से, जबकि ऐसा कुछ भी पंजाब गुजरात में ऐसा काफी चलता है, बहुत चलता है जी। तो इस कैटेगरी को भी हम लोग कहेंगे कि अवॉइड करें। उसके बाद ये लास्ट हमारी कैटेगरी एक और आती है बहुत जरूरी, ग्रीन कार्ड परमानेंट रेजिडेंट। तो एक दो ऐसी कैटेगरीज है जो भी बची है, बस उनको डिस्कस कर लेते हैं। ग्रीन कार्ड हमारी क्या है? ये परमानेंट रेजिडेंसी है यहाँ पे। अब जब आप परमानेंट रेजिडेंसी की बात करेंगे तो नॉन इमिग्रेंट वीजा फॉर्म नहीं आएगा, इमिग्रेंट वीजा फॉर्म आएगा, राइट। इसका पर्पस क्या है? ग्रांट्स द राइट टू लिव एंड वर्क परमानेंटली इन द यूएस, ठीक है।
तो इसमें हमारी अलग अलग कैटेगरीज आ सकती हैं और उसके लिए हमारी पेटिशन अप्रूव हो जानी चाहिए, तभी मिलेगा ये। अब इसमें नॉन इमिग्रेंट वीजा फॉर्म नहीं आएगा, इसमें इमिग्रेंट वीजा फॉर्म आएगा। 160 नहीं बोलेंगे इसको, DS 260 बोलेंगे जी। उसके बाद आपके पास एफिडेविट ऑफ सपोर्ट और आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो कि बहुत जरूरी है जी। नेक्स्ट कैटेगरी आपकी आती है डाइवर्सिटी वीजा। ये एक लॉटरी सिस्टम है और लॉटरी में किसी का अगर नंबर आ गया तो बहुत अच्छा है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, लॉटरी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा बस। राइट, बस पार्टिसिपेट करना है। तो ये हमारा लॉटरी, ठीक है। ये जितनी भी हमने बताई हैं चीजें, ये सारी मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जितनी भी कैटेगरीज हैं और जो इनके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सब चीजें टाइम टू टाइम बदल है। तो आज की डेट में हमने ये वीडियो बनाई है, ये सारी रिक्वायरमेंट्स आज की डेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हमने बताया। जब भी आप वीजा फाइल करें, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपनी एग्जैक्ट वहां की जो उस टाइम की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको जरूर पढ़ लेना चाहिए। लास्ट डे ऑफ जनवरी 2024 हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो बेसिकली ये रिक्वायरमेंट टाइम टू टाइम रिवाइव होती रहती है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन फॉर दिस वीडियो। हम फिर से एक बात रिपीट करेंगे, अगर आपको लगता है आप यूएस प्लान कर रहे हैं जाने का, या फिर आपके कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं जो प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाएं। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल्सो इफ यू वांट 1-to-1 क्लासेस for USA visa interview preparation, you can contact us on the given below numbers। डिस्क्रिप्शन में भी हमारे नंबर्स मेंशन्ड हैं और हमारी वेबसाइट पे भी आप लोग जाके हमारे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे पास। तो थैंक यू सो मच। ये 11 कैटेगरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी पूरी सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। थैंक यू।